प्रस्तुत है पाठ 16 यूरोप में फासिस्टवाद का उदय। इटली। 1. फासिस्टवाद, उसके सिद्धांत और विचारधारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समाप्त होने के बाद फासिस्टवाद के आंदोलन यूरोप के कुछ देशों में उमड़ पड़े। वो देश गणतंत्र और समाजवाद के विरोधी थे तथा अधिनायक तत्व वाली शासन प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखते थे। इन आंदोलनों का आधार था संवैधानिक और न्यायप्रिय रूपों के प्रति घोर घृणा, हिंसा का विकास, सब उदारवादी, सामयिकतावादी और मानवतावादी विचारों तथा सिद्धांतों की अस्वीकृति। ये मानते थे कि मानव के समस्त रचनात्मक कार्यकलापों का सबसे ऊंचा तथा महिमापूर्ण रूप युद्ध है। उनकी मांग थी सुदृढ़ और पूर्ण रूप से व्यापक राज्य। ये आंदोलन सबसे पहले 1922 में इटली देश में सत्ता हथियाने में सफल हुआ तथा बाद को अन्य देशों में भी, जिनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जर्मनी था। इन आंदोलनों को सफलता मिली तथा इन देशों में पाशविक और क्रूर अधिनायक तत्व स्थापित हो गया, जिसने समस्त गणतांत्रिक तथा उदारवादी संस्थाओं को खत्म कर दिया तथा उन सब लोगों के कार्यकलापों को जो समाजवाद के हिमायती थे कुचल दिया। इन देशों में लोगों पर मनमाने अत्याचार किए जाने लगे, जिनका परिणाम ये हुआ कि मानव इतिहास में सबसे अधिक ध्वंसकारी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इटली के बेनी से लेकर मुसोलिनी तक चलाए गए आंदोलन फैसिस्टी से ये शब्द फैसिज्म से निकला है। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द के फैसिस से कुछ अंश में हुई है, जिसका अर्थ है शलाकों से घिरी हुई कुल्हाड़ी, जो प्राचीन रोम में मजिस्ट्रेटों द्वारा जबरदस्ती आरोपित अनुशासन का प्रतीक था। कुछ अंश में इसकी व्युत्पत्ति इटालियन शब्द फासिस्टी से हुई है, जिसका अर्थ है एक समुदाय का गिरोह। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे गिरोह इटली में स्थापित हुए थे जो युद्ध में इटली के सम्मिलित होने के लिए उत्तेजनापूर्ण आंदोलन कर रहे थे तथा गणतंत्र पर विश्वास करने वालों और समाजवाद पर आस्था रखने वालों पर हमला किए करते थे। कहा जाता है कि फासिस्टवाद का जन्म मार्च 1919 में हुआ, जबकि मुसोलिनी ने मिलान में फास्की इटालियनी दी कॉम्बिटेशन का निर्माण करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इस समय मुसोलिनी ने या फासिस्टों के हथियारबंद गिरोहों का गठन किया। साम्यवादियों तथा समाजवादियों को आतंकित करने के लिए उद्योगपतियों और जमींदारों द्वारा इन गिरोहों का इस्तेमाल किया कर जाता था। इन गिरोहों में अधिकांश धनवान उद्योगपतियों के लड़के होते थे, जिनका मुख्य कार्य था अपना शिकार को मार मार कर बेहोश कर देना, उसके दांत उखाड़ देना, उसका अपहरण करना तथा उसकी हत्या कर देना। सामान्यतः साम्यवादी और समाजवादी की ही इस तरह पीड़ित किए जाते थे। इस प्रकार फासिस्टवाद मूलतः उस राजनीतिक आंदोलन का नाम था जिसे मुसोलिनी ने संगठित किया था, और इसके सिद्धांत वही थे जिन्हें उसने प्रस्तुत किया और जिनका अनुसरण उसके द्वारा किया गया था। कुछ समय बाद इसके समान अन्य राजनीतिक आंदोलन जो यूरोप के दूसरे देश में चलाए गए, इसी नाम से पुकारे जाने लगे। इनमें प्रमुख था वो राजनीतिक आंदोलन जिसे हिटलर ने जर्मनी में संगठित किया था। इसका नाम था नेशनल सोशलिस्टिक डेंस्चे अरबिएटर पार्टेज। राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगारों की पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी, हिटलर के राष्ट्रीय समाजवाद या नाजीवाद तथा उसके द्वारा संगठित राजनीतिक आंदोलन के बहुत से सिद्धांत वही थे जो मुसोलिनी के आंदोलन के थे, लेकिन दोनों के सैद्धांतिक और संस्थागत रूप में अंतर भी थे। मगर इन दोनों भविष्य विशेष आंदोलनों में अंतर होने के बावजूद फासिस्टवाद शब्द व्यापक रूप से समस्त आंदोलनों के लिए प्रयोग किया जाता था जो यूरोप में चलाए गए थे तथा जिनमें इटली और जर्मनी के आंदोलन सबसे अधिक सफल हुए। इन आंदोलनों की मौलिक समानता प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, जब इन देशों के इतिहास और वो परिस्थितियां जिनके कारण इटली में फैसिस्टी और जर्मनी में नाजी पार्टी के हाथ में सत्ता आई, का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि फासिस्टवाद के दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताना उतना आसान नहीं है जितना रूढ़िवाद या समाजवाद के दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताना आसान है। फासिस्टवाद का विकास एक आंदोलन के रूप में बिना किसी सिद्धांत के हुआ। एक अपने विशेष तरीकों, हिंसा के प्रयोग, अंध देश भक्तिपूर्ण नारों, अपने जन उत्तेजक प्रचार तथा गणतांत्रिक और समाजवादी संस्थाओं के घोर विरोध के कारण विशेषता प्राप्त कर गया। वास्तव में 1921 में अपनी पार्टी की कांग्रेस की तैयारी समस्याओं के घोर विरोध के कारण
उस समय उसने लिखा, इटली के फासिस्टवाद को अब सिद्धांतों की आवश्यकता है, चाहे वो मृत्यु के कष्ट से या उससे भी अधिक कष्टकर उपायों से या आत्महत्या के द्वारा बनाए जाए। मेरा ये वक्तव्य उग्र जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से राष्ट्रीय कांग्रेस की तिथि तक 2 महीने के भीतर फासिस्टवाद का एक दर्शन अवश्य बना लिया जाए। जर्मनी में फासिस्टवाद के संस्थापक हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन काम्फ में लिखा है कि मार्क्सवाद के संघर्ष के लिए एक नए दार्शनिक सिद्धांत की आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति द्वारा किसी विश्व शांति सिद्धांत के विरुद्ध संघर्ष किए जाने वाली प्रत्येक कोशिश का अंत अवसाद में होता है। जब तक वो संघर्ष एक नई बौद्धिक विचारधारा ग्रहण करने में असफल रहता है, जब दो विश्व सिद्धांतों में बराबरी के स्तर पर संघर्ष होता है, तो अपने समर्थन के पक्ष में लगातार प्रयोग की जाने वाली क्रूर पार्श्विक शक्ति से युद्ध द्वारा ही फैसला हो सकता है। मुसोलिनी और हिटलर तथा उनके अनुयायियों द्वारा जो बहुत से बयान फासिस्टवाद के दर्शन को स्पष्ट करने के लिए दिए गए तथा जिनको उद्धृत किया जाता है, वो न तो मौलिक है और न बहुत गंभीर ही हैं, यहाँ तक कि उनमें स्पष्टता का अभाव है। अतः वो फासिस्टवाद के स्वरूप को समझने में सहायक नहीं है। इनका स्वरूप तो केवल उनके प्रयोग में ही देखा जा सकता है। मुसोलिनी के अनुसार फासिस्टवाद का सत्य तो राज्य के संबंध में की गई धारणा में पाया जा सकता है। 1933 में प्रकाशित एक लेख में, जिसका शीर्षक था फासिस्टवाद का राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत, यानी द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन फासिज्म, मुसोलिनी ने लिखा है कि फासिस्टवाद का बुनियाद है राज्य के संबंध में अवधारणा, उसके स्वरूप, उसके कर्तव्य और उसके उद्देश्य की धारणा। फासिस्टवाद एक निरंकुश और निर्द्वंद राज्य की कल्पना करता है, जिससे सब व्यक्ति और समुदाय संबंधित है। फासिस्टवाद में राज्य अंतर्निहित है। मुसोलिनी के कुछ और सिद्धांत जो फासिस्टवाद के सिद्धांत और विचारधारा को समझने में आपकी सहायता करेंगे, वो निम्नलिखित हैं। पहला, फासिस्टवाद पवित्रता और वीरता में विश्वास करता है। दूसरा, फासिस्टवाद एक ऐसे जीवन की कल्पना करता है जिनमें कर्तव्य, संघर्ष और विजय हो। ऐसा जीवन जो उच्च और पूर्ण हो, जो अपने लिए तथा उससे अधिक दूसरों के लिए जिया जा सके। तीसरा, फासिस्टवाद गणतांत्रिक सिद्धांतों को मानने वाली पूरी उलझी हुई प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष करता है। चौथा, फासिस्टवाद चिरस्थायी शांति को न तो संभव मानता है और न उसके द्वारा होने वाले लाभ को संभव मानता है। पांचवा, फासिस्टवाद के लिए एक साम्राज्य का विकास लोगों के प्रारूप की अभिव्यक्ति है। छठा, फासिस्टवाद सुख की भौतिकवादी संभावना को अस्वीकार करता है। सातवां, तर्क के प्रति घृणा तथा आस्था और भावना का उत्कर्ष फासिस्टवाद के सिद्धांत के विशेष तत्व थे। मुसोलिनी ने अपने उस लेख में, जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है, लिखा, ऐसा सिद्धांत जिसकी अच्छी तरह परिभाषा दी गई हो तथा शीर्षकों और अनुच्छेदों से सावधानी के साथ स्पष्ट कर दिया गया हो, का चाहे अभाव हो, किंतु उससे अधिनायक, निर्णायक, विश्वास या आस्था उसका स्थान ले सकता है। हिटलर ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि उसे राज्य को किसी निश्चित अर्थ संबंधी विचारधारा या आर्थिक विकास से कोई सरोकार नहीं है, वरन वो एक ऐसे समुदाय वाला हो जिसमें सबके स्वभाव और उनकी भावनाओं में एक रूपता हो तथा राज्य बराबर उनकी उन्नति और उनके पालन पोषण के लिए कोशिश करे तथा विधाता के द्वारा निर्धारित उनके भाग्य को सफल बनाने के उपाय करे। फासिस्टवाद के साथ बहुत से उत्तेजनापूर्ण कृत्रिम क्रांतिकारी भी सम्मिलित थे, जो जनमत का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन वर्गों को कभी आतंकित नहीं करते थे जिन्हें क्रांतिकारी नारों के कारण फासिस्टों से भयभीत होना चाहिए था। ये नारे उन्हें भयभीत नहीं करते थे, क्योंकि वो इन नारों को असलियत को समझते थे। यद्यपि मुसोलिनी और हिटलर समय समय पर पूंजीवाद का तिरस्कार करते थे और हिटलर की पार्टी में समाजवाद शब्द नाम के लिए था, तथापि पूंजीवादी और जमींदार उनकी और उनके आंदोलनों की आर्थिक सहायता करते थे और ये आशा करते थे कि साम्यवादियों से उनकी रक्षा करेंगे। फासिस्टवाद सिद्धांत के बीज 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी के कुछ यूरोपीय दार्शनिक लेखों में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकार जर्मनी के महान दार्शनिक हेगल के विचारों में भी इसके बीज पाते हैं, विशेषकर जिनमें प्रशियन राज्य की महिमा को प्रकट किया गया है। मगर हेगल के दार्शनिक विचार, जिनमें तर्क पर जोर दिया गया था, फासिस्टवाद के आधार नहीं हो सकते थे, क्योंकि फासिस्टवाद की विचारधारा जातिगत बौद्धिकता के विरुद्ध, रहस्यपूर्ण तथा मानवतावाद के विरुद्ध विचारों वाली थी।
वास्तव में हेगेल के कुछ बयान जो फासिस्टवाद के उदय के 100 वर्ष पूर्व दिए गए थे, ये स्पष्ट करते हैं कि फासिस्टवाद ने जिस प्रकार की विचारधारा का प्रतिपादन किया वो उसके विरुद्ध थे। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो हेगेल फासिस्टों को तर्क के प्रति तिरस्कार की भावना के बारे में लिख रहा है, जैसा कि उनके इन शब्दों में प्रकट होता है। अपनी भावनाओं, अपनी आंतरिक भ्रातवाणी के प्रति नीचे कुचल रहे हैं, जो केवल भावनाओं के द्वारा अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, अथवा जिनकी मार्गदर्शक केवल भावनाएं ही हैं। वो अमानवीय और पाशविक वृत्ति वाले हैं। कुछ विद्वानों ने इटली के 15वीं-16वीं शताब्दी के दार्शनिक मैकियावेली के विचारों में फासिस्टवाद की खोज करने की कोशिश की है। मैकियावेली ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक संदर्भ में राज्य के बारे में लिखा है, किंतु वो फासिस्टवाद के विकासी परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। कुछ लेखकों ने प्लेटो के लेखों में भी फासिस्टवाद के उद्भव को खोजने का प्रयत्न किया है, मगर फासिस्टवाद के बौद्धिक उद्भव की खोज करते समय इस तथ्य को उसने अपने मस्तिष्क में रखना जरूरी समझा है। फासिस्टवाद का उदय 20वीं सदी के समाजों में कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ध्येयों की पूर्ति के परिणाम स्वरूप हुआ। राज्य के संबंध में किन्हीं अमूर्त विचारों या सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप नहीं। यद्यपि हेगेल के दर्शन और फासिस्टवाद में कोई प्रत्यक्ष संबंध जोड़ना संदेहपूर्ण है, तथापि इटली में हेगेल के विचारों के समर्थकों ने राष्ट्रीय अंध देशभक्ति को लोकप्रिय बनाकर फासिस्टवाद की विचारधारा को प्रभावित अवश्य ही किया है। इनमें दो गियोवानी ज़ेंटाइल और गिउसेप्पी प्रेजेलिनो फासिस्टवाद के दार्शनिकों के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि इटली निवासियों को अपने व्यक्तिगत और स्वसर्गत स्वार्थों को इटली की महिमा का पुनरुद्धार करने के सामूहिक प्रयत्न में विलीन कर देना है। वो महिमा जो इटली ने सभ्य संसार को रोम साम्राज्य के अंतर्गत पुनर्जागृत के युग में रोशनी देकर प्राप्त की थी। इटली में एक साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन भविष्यवादी उठ खड़ा हुआ, जिसने अविवेक का प्रचार किया तथा प्रजातंत्र, शांतिवाद और उदारतावाद की निंदा की। इस आंदोलन ने फासिस्ट विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में भी योगदान किया। यूरोप के कुछ दार्शनिकों में जिन्होंने फासिस्टवाद के सिद्धांत को प्रभावित किया, फ्रेडरिच नीत्जे, जॉर्जेस सोरेल और ओसवाल्ड स्पेंजलर थे। नीजे ने भलाई, गुड की परिभाषा देते हुए कहा है कि आदमी में भलाई या सच्ची चरित्रता वो है जो उसके अंदर शक्ति की भावना को ऊंचा रखती है, या भलाई स्वयं शक्ति की इच्छा है। उसने प्राचीन जर्मनी के लोगों की बहादुरी, शक्ति, देशभक्ति, मर्यादा और चतुराई की प्रशंसा की। वो विश्वास करता था कि अस्तित्व के संघर्ष में जो अयोग्य है, कमजोर है, उन्हें नष्ट होने देना चाहिए, क्योंकि उनके छट जाने पर एक अति मानवीय जाति पैदा होगी। इस विश्वास का प्रभाव अपने को खुद अतिमानव समझने वाले फासिस्टों पर पड़ा। फ्रांस में सोरेल श्रमिक संघवाद के दार्शनिक विचार के संस्थापक ने समाज को उत्पादकों की परिषदों में पुनर्संगठित करने के विचार का प्रतिपादन किया। वो औसत आदमी को बहुत कुछ भेड़ की तरह मानता था, जो केवल पीछे चलने के ही योग्य होते हैं। उसने इस बात का समर्थन किया कि इन परिषदों में शासन के अधिकार का उपयोग कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसने राजनीतिक आयोग के स्थान पर हिंसा की उपासना का प्रचार किया। जर्मनी में प्रसिद्ध पुस्तक पश्चिम का पतन का लेखक स्पेनालर ने प्रजातंत्र, शांतिवाद, अंतर्राष्ट्रीयता, निम्न श्रेणी के लोगों तथा विभिन्न रंगावली जातियों की निंदा की। उसने उन लोगों का गुणगान किया जो स्वामी कहलाने के लिए पैदा हुए तथा अपने जन्म की सार्थकता इसी के लिए मानते हैं। मानव जाति को वो शिकार के लिए पशु के रूप में मानता था, और जो लोग इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं उनको उसने टूटे दांतों वाले शिकार का पशु माना है। इटली का अर्थशास्त्री और समाजवादी विल्फ्रेडो पेरेटो ने भी जनतंत्र के विरुद्ध अपनी निंदा व्यक्त की तथा कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा शासन किए जाने के सिद्धांत का विकास किया। साधारण जनता की निंदा, प्रजातंत्र के तिरस्कार, बौद्धिकता के विरोधी दृष्टिकोण तथा शक्तिशाली और अत्याचारी नेताओं की मान्यता के संबंध में ये सब दार्शनिक समान विचार रखते हैं। फासिस्टवाद के सिद्धांत पर इन दार्शनिकों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साधारण जनता के प्रति फासिस्टों के निंदा के भाव अपरिमित थे। फासिस्टों के अनुसार साधारण जनता कुछ भी समझ नहीं सकती थी, वो अर्ध मूर्ख थी और कहीं भी उसे ले जाया जा सकता था। मानव की असमानता के सिद्धांत को मुसोलिनी और हिटलर ने फासिस्टवाद का केंद्रीय और प्रमुख सिद्धांत माना। मुसोलिनी के अनुसार
फासिस्टवाद मानव की अपरिवर्तनशील, लाभदायक और हितकारी असमानता के सिद्धांत का दृढ़ता के साथ समर्थन करता है। हिटलर ने कहा, हम शासकीय स्तर के ऐसे चुने हुए लोग चाहते हैं जो इस बात का अनुभव करते हों कि अपनी जाति की उच्चता के आधार पर शासन करने का हक रखते हैं तथा व्यापक जनता पर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार की निर्दयतापूर्ण तथा कठोर उपायों को काम में लाते हों। फासिस्टवाद की दूसरी विशेषता, विशेषकर जर्मन फासिस्टवाद की जातिगत उच्चता की पौराणिकता है। पौराणिक कथा के द्वारा नार्डिक जाति अपनी जातिगत उच्चता के कारण विश्व पर शासन करने का अधिकार रखती थी। फासिस्टवाद के अत्याचार का समर्थन किया गया। नाजी विचारधारा का यह सिद्धांत सबसे बड़ा स्तंभ हुआ। फासिस्ट सरकार द्वारा किए गए निर्दयतापूर्ण और अत्याचार युद्धों को भी एक दार्शनिक आधार दिया गया। मुसोलिनी ने कहा, केवल युद्ध ही मानव शक्ति की सर्वोच्च उत्तेजना को सामने प्रकट करता है। युद्ध उन लोगों पर जो उसका सामना करने का साहस दिखाते हैं, शिष्टता की छाप लगाता है। हिटलर के अनुसार निरंतर होने वाले युद्ध मानव जाति को महान बनाते हैं तथा निरंतर शांति मानव जाति का विनाश करेगी। फिर भी इन विचारों और सिद्धांतों के कारण ही फासिस्टवाद का आंदोलन शांति मानव जाति का विनाश करेगी। फिर भी इन विचारों और सिद्धांतों के कारण ही फासिस्टवाद के आंदोलन सत्ता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और न ये पूरे तौर पर फासिस्टवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन परिस्थितियों के विकास का जिनके कारण फासिस्टवाद को विजय मिली, उन शक्तियों का जो विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई तथा फासिस्टों ने जिस प्रकार राजनीतिक सत्ता का उपयोग किया आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए। न तो इटली में और न ही जर्मनी में फासिस्टवाद के आंदोलन अपनी ताकत से सत्ता हथियाने में समर्थ हुए, क्योंकि समाज के प्रभावशाली वर्ग ने पाया कि फासिस्टवाद ही अकेला ऐसा है जो उनके हाथ की सत्ता की रक्षा कर सकता है और सामाजिक आंदोलनों को दूर कर सकता है। इसलिए उन्होंने उनके हाथों में राजनीतिक सत्ता सौंप दी। इटली में फासिस्टवाद। 19वीं शताब्दी में इटली में कुछ भागों को जो विदेशी आधिपत्य में थे मुक्त करने के लिए तथा इटली का राष्ट्रीय एकीकरण करने के लिए कई क्रांतिकारी और जनतांत्रिक आंदोलन चलाए गए थे। मगर तब भी जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तथा इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया, इटली एक गणतंत्र राज्य न होकर संवैधानिक राजतंत्र ही रहा। नई शासन पद्धति ने पूंजीवादी ढंग से इटली के आर्थिक विकास को सहायता दी। नई सरकार में पूंजीपतियों तथा बड़े जमींदारों का स्वार्थ निहित था, जिसके कारण राजनीतिक तथा सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बहुत सी निंदनीय प्रवृत्तियां रही। इस काल में इटली कई उपनिवेशों को हस्तगत करने के साहसपूर्ण कार्यों में फंसा रहा। यद्यपि ये कार्य औद्योगिक दृष्टि से बहुत प्रगति नहीं कर सके, क्योंकि उपनिवेशों की छीना झपटी के संघर्षपूर्ण मैदान में वो बहुत बात को उतरा। वो इस कार्य में अधिक सफल नहीं हो सका। इटली की एक के बाद एक होने वाली सरकारों ने यद्यपि पूंजीवादी विकास को सुविधाएं दी, तथापि उन्होंने कृषकों की हालत में कोई सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने इटली के भागों में, विशेषकर दक्षिण इटली में, जहां कृषकों की दशा बहुत खराब थी, पूंजीवाद के कारण पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने की ओर कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा ये हुआ कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए कामगार स्वयं संगठित होने लगे और 1832 में इटली की समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। उस समय होने वाली बहुत सी हड़तालों से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों में सामाजिक असंतोष की भावना कितनी अधिक फैली थी। 1899 में औद्योगिक संस्थानों में काम करने वालों की 642 तथा कृषि का कार्य करने वालों की 36 हड़तालें हुई थीं। 1901 में उनकी संख्या क्रमशः 1851 और 856 हो गई। कामगारों की मांगों को पूरा करने के बजाय मालिकों ने आतंकवाद का सहारा लिया तथा फौज को बुलाकर उन्हें आतंकित करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए युद्ध में शामिल हो गया। यूरोप में उन प्रदेशों को जिन्हें वो अपना मानता था प्राप्त करने की आशा से ही केवल नहीं, वरन उपनिवेशों को भी हस्तगत करने की आशा से युद्ध में उसने साथ दिया। इस प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 7 लाख इटली निवासी मारे गए। युद्ध में शामिल होने पर भी इटली की समस्याएं सुलझने के बजाय और बढ़ गईं तथा देश में आर्थिक और राजनीतिक संकट और भी बढ़ गया। परिणाम ये हुआ कि विश्व युद्ध की समाप्ति के 4 वर्षों बाद इटली में फासिस्टवाद विजयी हो गया। इटली में फासिस्टवाद की विजय के पीछे जो शक्तियां और तत्व काम कर रहे थे, उनको समझने के लिए युद्ध के समाप्त होने के बाद विकसित होने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। युद्ध के समाप्त होने के बाद की परिस्थितियों में सबसे प्रमुख तत्व था क्रांतिकारी आंदोलन का विकास।
युद्ध के पिछले सप्ताहों तक उसके समाप्त होने के फौरन बाद यह पाया जाता है कि यूरोप के बहुत से देशों में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत जोरों से बढ़ रहा था। आंदोलन को शक्तिशाली बनाने का प्रमुख कारण थी युद्ध से पैदा होने वाली आपत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। युद्ध के बाद बनने वाली सरकारें लोगों की समस्याएं हल करने में असमर्थ रहीं। समाजवादी पार्टी, जो अब कई टुकड़ों में बंट गई थी, के नेतृत्व में कामगार इन आंदोलनों में सबसे आगे रहे। नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में होने वाली रूसी क्रांति की सफलता ने इन आंदोलनों को बहुत शक्ति और उत्साह प्रदान किया। क्रांतिकारी आंदोलन की बढ़ती हुई गति से शासक डर गए। अतः बहुत सी राजनीतिक पार्टियों तथा प्रमुख सामाजिक वर्ग, जो विशेषकर पूंजीपतियों और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते थे, ने जनतंत्र की बात करना छोड़ दी। उन्होंने अपने अधिकारों को बचाए रखने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फासिस्टवाद को ही समर्थ माना। इस अधिकार और शक्ति को प्राप्त करने के स्वप्न वो उस समय से देख रहे थे जब उन्होंने उपनिवेशों को हस्तगत करने में साहस के साथ कार्य किया था। 1920 में इटली के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हड़तालें होने लगीं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलनों का विस्तार हो गया। लाल लीग वालों के संगठन ने जमींदारों से भूमि छीनकर किसानों को बांटने का काम शुरू कर दिया तथा किसानों का लगान कम करने के लिए जमींदारों को जबरदस्ती मजबूर किया। बहुत से कस्बों में कामगारों ने फैक्ट्रियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अपनी सुरक्षा के लिए लाल गार्डों की इकाइयों का संगठन किया। कारागारों के हित में लगभग 3 हफ्ते तक फैक्ट्रियां चलाई। ऐसा जान पड़ने लगा कि इटली में जल्दी ही एक समाजवादी क्रांति का विस्फोट होने लगा। 1919 में होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को समस्त वोटों की संख्या में 1/3 वोट मिले। इस प्रकार वह अकेली सबसे बड़ी पार्टी सिद्ध हुई। किंतु बाद को ये पार्टी बहुत से ग्रुपों में बंट गई। दक्षिणी टुकड़े के नेता क्रांति के पूरे तौर के पक्ष में नहीं थे। पार्टी के वामपंथी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और एंटोनिस ग्रम्स्की तथा पाल्मेरियो टोग्लियाटी के नेतृत्व में 1921 में इटली में साम्यवादी दल कायम किया। लेकिन केवल अपनी शक्ति से आंदोलन चलाने में ये पार्टी समर्थ नहीं हुई। क्रांतिकारी आंदोलन के बढ़ते हुए परिप्रेक्ष्य में उन कारणों और घटनाओं के विकास को देखना चाहिए जिन्होंने फासिस्टवाद को सत्ता हथियाने में सुविधा दी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व उपनिवेशों को हस्तगत करने की आकांक्षा रखने वाले इटली के शासक वर्गों को कोई सहायता नहीं मिली। उनको आशा थी कि इटली को प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने से उनका उद्देश्य पूरा हो सकेगा, मगर युद्ध के परिणाम और शांति समझौता इटली के औपनिवेशिक लक्ष्य को संतुष्ट नहीं कर सके। उन्हें यूरोप में कुछ क्षेत्रों को दान देने से इनकार कर दिया गया। इटली ने इन पर अपना दावा किया था, जैसे न तो ऑडियोटिक परफ्यूम क्षेत्र उन्हें दे दिया गया और न अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेशों में कोई हिस्सा दिया गया। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति न होने के कारण निराश होकर शासकीय वर्गों ने इन आंदोलनों और विचारधाराओं का स्वागत आकांक्षाओं की पूर्ति की, क्योंकि उन्हें आशा थी कि ये उनकी आकांक्षा को संतुष्ट करने में उनकी सहायता करेंगे। प्रजातंत्र की विरोधी और अंधराष्ट्रीयता की विचारधारा जो इटली में उस समय फैली, उसने शासकीय वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। इन विचारों को फैलाने वाले लोगों का मत था कि इटली निवासियों को अपने व्यक्तिगत और वसंगत हितों को त्याग कर अपने राष्ट्र की प्राचीन मान्यता को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि इसने ही सभ्य संसार को यशस्वी ज्योति प्रदान की थी। उन्होंने राज्य की महिमा का बखान करते हुए कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की सबसे महान अभिव्यक्ति है तथा सबको उसकी पूर्ण अधीनता करनी चाहिए। उन्होंने युद्ध की महिमा के संबंध में कहा कि युद्ध ही संसार का केवल एक स्वास्थ्यकर साधन है, किसी राष्ट्र की महानता को फिर से प्राप्त करने का साधन है। उनमें से कई विचारों ने फासिस्टवाद के सिद्धांतों को बहुत अधिक प्रभावित किया। इटली के शासकीय वर्गों ने इन विचारों का स्वागत किया क्योंकि वो क्रांतिकारी समाजवादी आंदोलन के विरुद्ध थे और पार्लियामेंट पद्धति वाली सरकार अपनी स्थिति बनाए रखने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। युद्ध के समाप्त होने के बाद इटली को कई संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ा। 1919 तथा 1921 में होने वाले चुनावों में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं आ पाई, अतः कोई स्थायी सरकार नहीं बन सकी। जो सरकारें बनी हुई वो देश को पीड़ित करने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रही। युद्ध के परिणाम स्वरूप देश में मुद्रास्फीति होने के कारण चीजों के दाम बढ़ गए, सट्टाबाजी और मुनाफाखोरी में वृद्धि हुई, लाखों बेरोजगार हो गए। कोई भी इन समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हो सका। अनेक राजनीतिक और आर्थिक संकटों के इस काल में शासक वर्ग अपने क्षेत्रों में शासन चलाने में असमर्थ हो रहे थे
और इसी कारण उन्होंने मुसोलिनी द्वारा संगठित गिरोहों का सहारा लिया तथा अंत में अपनी समस्त सत्ता उसके हाथों सौंप दी। पार्ट 16 का शेष भाग सुनने के लिए कृपया अगली फाइल को सुनें।